हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के वो सारे के सारे मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। एमजेपीआरयू महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का ये प्रैक्टिस सेट है और 2022 में इसी प्रैक्टिस सेट से लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए आज देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में और इनमें से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट को मत छोड़ना। ठीक है, ऊपर लिखा है मॉडल प्रैक्टिस पेपर नोट महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की वर्ष 2022 की परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। अब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो उनमें से आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे, बाकी 25 क्वेश्चन की आपको छूट मिलेगी। चलिए देख लेते हैं कि कौन सी यूनिट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एमजेपीआरयू अपना पेपर देती नहीं है बच्चों को, एग्जाम करवाए और कॉपी के साथ पेपर भी जमा हो जाता। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा ऑरलोन बहुलक है, विनाइल साइनाइड, बी नंबर है विनाइल क्लोराइड, सी नंबर है स्टाइरिन एंड इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है आपको भाई? इसका जो ए नंबर राइट ऑप्शन है, ठीक है, विनाइल साइनाइड, ऑरलोन बहुलक है विनाइल साइनाइड। तो शायद आपने पहले पढ़ा हो, ठीक है, किसी भी मॉडल पेपर में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 उठा के देख लो आप। अणुओं की समान संख्या मिलाई जाती है जिनके अणुभार हैं m1 बराबर 10,000, m2 बराबर 1,00,000 एंड mn का मान ज्ञात कीजिए। तो 20,000, 55,000, 1,00,000 एंड 3,000। तो इसका राइट ऑप्शन बी नंबर है 55,000। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, निम्न में से किसमें योग बहुलीकरण नहीं होता है? जल्दी बताओ बेटे, निम्न में से किसमें योग बहुलीकरण नहीं होता? तो आपने पढ़ रखा है एडिशन पॉलीमेराइजेशन, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा होगा यार, इंटेलिजेंट है आप लोग ने। अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? ठीक है, तो विनाइल बेंजीन, प्रोपाइलीन, एथीन और एथेन। तो बेटे एथाइन जो तुम देख रहे हो ना, इसमें जो होता है योगात्मक बहुलीकरण नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, सी नंबर लगाओ। अच्छा, मुक्त मिलक क्रियाविधि किस पर आधारित है? ये पता है आपको। ये मैंने क्वेश्चन जो पीछे मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए हैं उनमें भी मैंने ये क्वेश्चन जोड़ा है। आप वो भी वीडियो देखना। आई होप कि आपका पूरा एग्जाम अच्छा जाएगा। अब पेपर का टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तैयारी कर लो बढ़िया करके, क्योंकि 15 मई को आपका पेपर है। चलिए अब देखते हैं आगे जरा थोड़ा सा। तो निम्न में से किसमें योग बहुलीकरण नहीं होता? इथेन हो गया हमारा। चौथा नंबर है मुक्त मूलक क्रियाविधि का वह पद जिसमें बड़े मुक्त मूलक आपस में जुड़ते हैं कहलाता है श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला संचारण पद, श्रृंखला समाप्ति पद एंड श्रृंखला वृद्धि पद। तो श्रृंखला समाप्ति पद, ठीक है, सी नंबर पर आप टिक लगा दो। ओके 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 ओके। अच्छा, एजोरंजक एक उदाहरण है भैया, एजोरंजक एक उदाहरण है इंडिको का, मैथिल ऑरेंज का, एलिजरीन का, फिनोल्फेथिलीन का। तो एजोरंजक जो होता है वो एक उदाहरण है किसका भैया? मैथिल ऑरेंज का। ठीक है, ओके सर, ओके। बी नंबर पे टिक लगाओ। मेलेकाइट ग्रीन निम्न में से किस प्रकार का रंजक है? जल्दी बताओ, मेलेकाइट ग्रीन निम्न में से किस प्रकार का रंजक है? पहले ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना और उसके बाद उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन का ऑप्शन सही नहीं लग रहा है या ये लग रहा है कि डाउट लग रहा है तो बड़े हिसाब से आंसर देकर आना। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। तो एजोरंजक का उदाहरण है इंडिको, मैथिल ऑरेंज, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है मेलेकाइट ग्रीन निम्न में से किस प्रकार की रंजक है? अच्छा, बेट रंजक है, एजोरंजक है, ट्राइफिनाइल मेथेन रंजक है या फिर एंथ्राक्यूनोन रंजक है? तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर है ट्राइफिनाइल मेथेन रंजक। ठीक है, आप देख लो आप अपना जो पढ़ा है उसमें से कितने क्वेश्चन आपको मिलते जुलते लग रहे हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला रंजक कौन सा? जल्दी बताओ, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला रंजक। नील है कहीं ऑप्शन इसमें? नील नहीं दे रखा है, तो इंडिगो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। मेलेकाइट ग्रीन, कोंगो रेड, मिथाइल ऑरेंज और ये इंडिगो। इंडिगो जो होता है ना वो क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला रंजक है। ठीक है, ओके। अच्छा, रंग देने वाले समूह को क्या कहते हैं हम? रंग देने वाला समूह क्रोमोफोर होता है और रंग को बढ़ाने वाला समूह ऑक्सोक्रोम होता है। तो रंग देने वाले समूह को क्या कहते हैं? वर्णवर्धक, वर्णकोत्पादक और वर्णमूलक, उपयुक्त सभी। तो बेटा सी नंबर है इसका, वर्णमूलक बोलते हैं उसको, यानी कि क्रोमोफोर, रंग देने वाले समूह। चलिए, अच्छा, इंडिको रंजक बनाने में एन फिनाइल ग्लाइसिन के उपयोग से इंडोक्सिल में परिवर्तित हो जाता है।
यानी कि सोडामाइड, NaNH2, KOH, हीट, उपयुक्त सभी। तो NaNH2 भी है, KOH भी है, हीट भी है, तो इसका डी नंबर लगा दो आप। ठीक है, राइट ऑप्शन डी नंबर है। आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, निम्न में से कौन सा त्रुटिपूर्ण युग्म है, जल्दी बताओ, निम्न में से कौन सा त्रुटिपूर्ण युग्म है? फिनोल, फैथिलीन, एंथ्राक, किबनोन रंजक है? ये कभी भी नहीं है, तो थैलिन रंजक होता है। तो इसका मतलब है आगे मत पढ़ो, ए नंबर पे टिक लगा दो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो 10 क्वेश्चन ये 1 यूनिट के हो गए हमारे। 10 क्वेश्चन केवल लास्ट यूनिट 8 दे रखी होती है उसके हैं ये। ठीक है, सिंथेटिक डाई के। ओके, अच्छा 11वां क्वेश्चन देखते हैं। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, सुक्रोज का एक अणु जल अपघटित होकर देता है। यार सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। सुक्रोज हमेशा डाइसैकेराइड होता है। सुक्रोज का एक अणु जल अपघटित होकर देता है। एक अणु देता है ग्लूकोज का और एक अणु देता है फ्रक्टोज का। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ग्लूकोज के 2 अणु प्लस फ्रक्टोज का एक अणु, गलत बात है। ग्लूकोज का एक अणु प्लस फ्रक्टोज का एक अणु। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, टिक लगाओ बढ़िया करके। ठीक है, अच्छा ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्यात्मक समूह मौजूद नहीं है? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें से एक समूह प्रेजेंट नहीं होता। वो कौन सा समूह प्रेजेंट नहीं होता? ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा उसका, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का, जिसमें आपके पास ये होता है CHO। ठीक है, और फिर तुम्हारे पास CHOH का होल 4 CH2OH। वहाँ पे OH ग्रुप भी होता है, कीटोन ग्रुप भी होता है, और एक एल्डिहाइड समूह भी होता है। बस होता क्या नहीं है? बस होता क्या नहीं है भाई? जल्दी बताओ फास्टली। होता डी नंबर नहीं है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, COOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा 13वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज का मैनोस में परिवर्तन जाना जाता है। एपीमरीकरण, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, ऑक्सीकरण, उपचयन, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लूकोज का मैनोस में परिवर्तन जाना जाता है किस नाम से? एपीमरीकरण नाम से। ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, उस डाइसैकेराइड का नाम बताइए जो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन नहीं दर्शाता। सुक्रोज। ठीक है, इसमें सुक्रोज कहीं दे रखा है? हाँ दे रखा। सुक्रोज एक ऐसा कंपाउंड है जो म्यूटा रोटेशन को शो नहीं करता। जब आप थ्योरी पढ़ोगे और थ्योरी पढ़ के एग्जाम पेपर देने जाओगे ना, MCQ, अलग ही मजा आएगा, अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर पेपर देने का। ठीक है, बिना थ्योरी पढ़े तो जो क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आएंगे वो तो आप कर दोगे, लेकिन बिना पढ़े जो क्वेश्चन आते हैं उनको करना धूल में लठ मारने के बराबर होता है। लग जाए सही जगह तो ठीक है, वरना गलत है, ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल ही पूछा जाएगा क्वेश्चन भाई। इसी में से पेपर बनेगा आपका, कहीं पेपर बाहर से नहीं आने वाला, यहीं से पेपर बनेगा आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, उस डाइसैकेराइड का नाम बताइए जो कि परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन नहीं दर्शाता। ये हो गया हमारा। ग्लूकोज है, एल्डिहेक्सोज है, कीटोहेक्सोज है, ओलिगोसैकेराइड है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, तो ये कौन सा हो गया? एल्डिहेक्सोज हो गया। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक एल्डोज को इसके अगले उच्च होमोलोग में परिवर्तन किया जाता है। भाई एक एल्डोज को इसके अगले उच्च होमोलोग में परिवर्तन किया जाता है किलानी अभिक्रिया द्वारा, वॉहल अभिक्रिया द्वारा, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा किलानी, ये जो तुम देख रहे हो ना किलियानी बोलते हैं इसको, इसमें किलानी लिखा है। किलानी अभिक्रिया द्वारा आप एल्डोज को इसके अगले उच्च होमोलोग में परिवर्तित कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन 17 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 17 है, इनमें से कौन सी शर्करा अपचायक नहीं है? अपचायी शर्करा जानते हो किसे कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन उसने एग्जाम पेपर में रखे हैं। अपचायी शर्करा जो टोलन अभिकर्मक और फेलिन विलयन को अपचायित कर देती है, अपचायी शर्करा कहलाती है। हालांकि सुक्रोज भी शर्करा है पर अनअपचायी शर्करा होता है, इसमें सुक्रोज ढूंढ लो, वही इसका आंसर होगा। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो सिंपल सी बात है, ये सुक्रोज है तो यही क्या इसका आंसर है। अच्छा उस विधि का नाम बताइए, ध्यान देना, उस विधि का नाम बताइए जिसमें एल्डोज डी सबसे पहले ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके एरेबिनोज में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो जिसमें एल्डोज डी ग्लूकोज को एरेबिनोज में चेंज करना है। तो विधि का नाम क्या है? रफ की विधि। देखो कार्बन आइटम को कम करना होता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और एरेबिनोज में कितने होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। तो रफ जो है ना, तो मैं रफ की जो विधि है इसके द्वारा आप 1 कार्बन कम करके ग्लूकोज को एरेबिनोज में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हैं, दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड हैं, कहीं है इसमें लिखा हुआ? एनोमर्स, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड एपीमर। तो डी नंबर दोनों एक दूसरे के एपीमर होते हैं। अगर मोनोसैकेराइड नहीं लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एपीमर होते हैं, इनको आप चेंज कर सकते हो। अच्छा सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है प्रतिपन, कहीं है लिखा हुआ? हाँ है, शर्करा का प्रतिलोमन, ये है राइट। ठीक है, ए नंबर। ठीक है, इसका ए नंबर लगा दो आप। ठीक है, ए नंबर। सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है शर्करा का प्रतिलोमन। ये सारे क्वेश्चन मैंने ठीक है अपनी वीडियो में इंक्लूड करे हैं।
यूनिट फर्स्ट से लेके और 8 तक के सारे क्वेश्चन देख लो प्लेलिस्ट में जाके, बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ जाके सारे के सारे क्वेश्चन आप देख लो। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं और इस साल जो क्वेश्चन आएंगे वो सब मिलने वाले हैं आपको उन्हीं क्वेश्चन से, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा, घबराओ मत क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है, के कारण टोलन अभिकर्मक फ्रुक्टोज का अपचयन करता है। के कारण टोलन अभिकर्मक फ्रुक्टोज का अपचयन करता है। असम्मित कार्बन, 3 असम्मित कार्बन होते हैं फ्रक्टोज में, सिंगल बॉन्ड CH समूह की उपस्थिति, OH समूह की उपस्थिति और एनोलीकरण। बेटा एनोलीकरण, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, एनोलीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, 22वां क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, एल्डोहेक्सोस के कितने प्रकाशिक समयवी संभव है? जल्दी बताओ, एल्डोहेक्सोस के कितने प्रकाशिक समयवी संभव है? अरे भाई 16, ठीक है, कितने हैं? 16। अरे सही बात है, गलत थोड़ी ना है ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं देखो पेपर में। कौन सा एमिनो अम्ल में कोई असम्मित कार्बन नहीं होता? कौन से एमिनो अम्ल में कोई असम्मित कार्बन प्रेजेंट नहीं होता? हिस्टिडीन, एलानीन एंड ग्लाइसिन, थियोनिन। तो ग्लाइसिन इसे बिल्कुल सिंपल वाला होता है ये, ठीक है, इसी में प्रेजेंट नहीं होता असम्मित कार्बन एटम, ठीक है, बी नंबर पे टिक लगा दो। ओके। अच्छा, कौन से एमिनो अम्ल में कोई असम्मित कार्बन नहीं होता? हो गया निम्नलिखित में से कौन सा गैर आवश्यक एमिनो अम्ल है? यानी कि 10 आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं और 10 जो होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। अब इनमें से कौन सा अनावश्यक एमिनो अम्ल है? ग्लाइसिन, एलानीन, तो एस्पार्टिकम, उपरोक्त सभी। तो ग्लाइसिन भी, ठीक है, एस्पार्टिक अम्ल भी और एलानीन भी, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। चलिए मैं आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा आ गया है, प्रोटीन में किस प्रकार की कुंडलिनी संरचना पाई जाती है? प्रोटीन में किस प्रकार की? वामावर्ती कुंडलिनी, दक्षिणावर्ती कुंडलिनी, समांतर द्विवीय कुंडलिनी, प्रति समांतर द्विवीय कुंडलिनी। तो यहाँ पर जो है पाई जाती है कौन सी? दक्षिणावर्त कुंडलिनी, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट के 10 क्वेश्चन पूरे हो गए और ये तुम्हारे जो इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन है उसके क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। ये अब प्रोटीन में किस प्रकार की कुंडलिनी संरचना पाई जाती है? दक्षिणावर्ती कुंडलिनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कर लो इन्हीं क्वेश्चन को तैयार बढ़िया करके, आज कल एग्जाम है, आज इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लो, यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले ये क्वेश्चन तैयार कर लो। कल जब पेपर देने जाओगे देखोगे तो यही क्वेश्चन आपको नजर आएंगे पेपर में, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आने वाला। बोलोगे यार सर ने सही बताया था, यही क्वेश्चन पेपर में फंस गए। वही लौट फिर के पेपर रिपीट होते रहते हैं, इतना टाइम कहाँ होता है लोगों के पास के नए से नए क्वेश्चन रखें बना बना के, समझ गए चीज़ को। वही क्वेश्चन लौट फिर के 2020 के 21 के 22 के सब मिला के काम कर देते हैं। अच्छा, लाइसिन किस प्रकार का एमिनो अम्ल है? क्षारीय एमिनो अम्ल है, अम्लीय एमिनो अम्ल है, उदासीन एमिनो अम्ल है या बीटा एमिनो अम्ल? लाइसिन जो होता है हमेशा क्षारीय एमिनो अम्ल होता है, ठीक है, टिक लगाओ क्षारीय एमिनो अम्ल पे। अच्छा, पेप्टाइड का एन टर्मिनल एमिनो अम्ल किसके द्वारा पहचाना जाता है? एन टर्मिनल एमिनो अम्ल किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, आप बी नंबर पे टिक लगा दो, बेझिझक टिक लगाओ बी नंबर पे, ठीक है। ओके ओके। चलिए 28वां क्वेश्चन आ गया, धातु आयन सहकारक व्यवहार करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाएं तो दिमाग घूम जाता है। पूछो क्यों दिमाग घूम जाता है? क्योंकि कभी पढ़े नहीं होते हैं। तो धातु आयन सहकारक व्यवहार करते हैं लुईस क्षार की भांति, लुईस अम्ल की भांति, लुईस अम्ल क्षार दोनों की भांति और इनमें से कोई नहीं। तो ये हमेशा लुईस अम्ल की भांति बिहेव करते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके। चलिए निम्न में से कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन, इंसुलिन, कोलेजन और ग्लूटाफोर। ट्रिप्सिन होता है, ठीक है। निम्न में से कौन एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन क्या होता है? एंजाइम होता है। आगे बढ़ाओ सर। अच्छा, प्रोटीन विकृतीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? पिरुवल अम्ल की उपस्थिति में भी होता है, पिरुवल क्षार की उपस्थिति में भी होता है, लवण की उपस्थिति में भी होता है, जब गर्म करोगे तो भी होता है। देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। इसमें क्या देख लेते हैं, यूरिया, ठीक है, कार्बनिक विलायक, ठीक है, ताप, उपर्युक्त सभी। डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके ओके ओके, डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाते हैं। 31वां क्वेश्चन आ गया, बहुलक प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का, क्योंकि प्रोटीन की आधारभूत इकाई कौन सी होती है? एमिनो अम्ल होती है। ये बात आपको पता है, प्रोटीन की आधारभूत इकाई एमिनो अम्ल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आ गया, प्रोटीन संरचना के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? प्रोटीन संरचना के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, यूवी, विजिबल और उपयुक्त सभी विधियों का यूज़ होता है इसमें, ठीक है। चलिए, एमिनो अम्ल अघुलनशील होते हैं। किस चीज़ में एमिनो अम्ल नहीं घुलते हैं? जल में तो विलय होते हैं, पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें एमिनो अम्ल नहीं घुलते हैं? CH3COOH एसिटिक अम्ल में, क्लोरोफॉर्म में, एथिल अल्कोहल में या फिर बेंजीन में? बेंजीन में, ठीक है। बेंजीन में एमिनो अम्ल कभी नहीं घुलते,
अच्छा, न्यूक्लिक अम्ल का एक लक होता है न्यूक्लियोटाइड, सिंपल सी बात है। कहाँ पे है इसमें, कहाँ पर है इसमें, ज़रा ढूंढो। न्यूक्लिक अम्ल का एक लक होता है, कहाँ पर है, न्यूक्लियोटाइड, ये हैगा, ठीक है। ओके सर, ये है, ये पहले नंबर पे लगाओ। न्यूक्लियोटाइड होता है, नोट न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होता है। अच्छा, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, थाइमीन की संरचना है, जल्दी बताओ बेटे, थाइमीन की संरचना क्या होनी चाहिए? क्या लग रहा है आपको, क्या सर थाइमीन की संरचना ये होनी चाहिए? तो थाइमीन की संरचना है, ठीक है, जल्दी बताओ, तो इसे दिमाग लगाओ यार, इसमें थाइमीन की संरचना ये वाली है, सी नंबर लगाओ, सी नंबर पर टिक लगाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 36 आ गया हमारा। न्यूक्लिक अम्ल जल अपघटन पर देते हैं, ये ध्यान देना, न्यूक्लिक अम्ल का जब भी जल अपघटन होता है तो वो हमेशा आपको क्या देंगे? तो बेटे बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत बढ़िया चीज़ देते हैं हमें। न्यूक्लिक अम्ल जल अपघटन पर देते हैं केवल फास्फोरिक अम्ल, केवल शर्करा, केवल प्यूरिन, शर्करा, प्यूरिन क्षार, पिरिमिडीन और फास्फोरिक अम्ल, ये सब कुछ देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड का आप जल अपघटन करते हो तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट इकाई बनती है। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होते हैं तुम्हारे पास? क्षार होते हैं और क्षार होते हैं, शर्करा होती है, क्षार में तुम्हारे पास पिरिमिडिन्स, प्यूरिन भी दो दो प्रकार के होते हैं। ये सब जल अपघटन पे प्राप्त होते हैं, तो शर्करा, प्यूरिन, क्षार, पिरिमिडिन और फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। ओके, अच्छा 37वां क्वेश्चन हमारा मिलता है इस समय, और 37वां क्वेश्चन है, आरएनए में कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता? बहुत बढ़िया, थाइमीन नहीं होता, बस थाइमीन पे ध्यान देना। यूरेसिल और थाइमीन का अंतर होता है डीएनए आरएनए में, ठीक है। तो इसमें देख लो जरा कहाँ पर है थाइमीन, ये हैगा, ये ए नंबर मिल गया हमें, ये हैगा ये नंबर, ठीक है। बेझिझक ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो आप डायरेक्ट लगा दे करो क्योंकि आपके पास बायोलॉजी है भाई। अच्छा 38वां, न्यूक्लियोटाइड का कौन सा अवयव विषम चक्रीय है? न्यूक्लियोटाइड का कौन सा अवयव विषम चक्रीय, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ बेटे, कौन सा अवयव जो है हमारा कैसा होगा? विषम चक्रीय होगा। एडेनिन, ठीक है, ये वाला, इसमें बड़े अजीब से लिखा हुआ है एडेनिन, ए बनाना चाहिए था इसको, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, ट्राईफास्फीन में फास्फोरस और नाइट्रोजन का संकरण होता है। ट्राईफॉस्फीन में ट्राईफॉस्जीन हाँ सही है, ट्राईफॉस्जीन में फास्फोरस और नाइट्रोजन का संकरण होता है। sp2 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 एंड sp3 sp3 एंड sp2, हाँ ये वाला सी नंबर राइट है, ठीक है, sp3 और sp2। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एडिनोसिन का एक उदाहरण है, प्यूरिन क्षार, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड या पायरिडॉक्सिन क्षार। तो एडिनोसिन का एक उदाहरण है हमेशा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ओके, देख लो बेटे क्वेश्चन, ये आज देख के जाओ इन क्वेश्चन को। प्रकाश प्रकीर्णन विधि से क्या निर्धारित किया जाता है? प्रकाश प्रकीर्णन विधि से क्या निर्धारित किया जाता है? MnMW, ठीक है, या A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, तुम बताओ खुद से भाई, मुझे नहीं पता क्या आंसर आना चाहिए इसका, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। B नंबर इज द राइट ऑप्शन, ये वाला MW। अच्छा ये बताओ, निम्न में से पैरासीटामोल की सही संरचना है? पैरासीटामोल की, भाई ये क्वेश्चन पक्का हर साल, ये तो ऐसा मान लो आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले, ये क्वेश्चन तो हर साल पेपर में रखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन B नंबर है, ठीक है। और ये मैंने बहुत बार तुम्हें बताया भी है, करवाया भी है भाई। पैरासीटामोल याद कर लो किस काम में आता है, इसकी संरचना क्या होती है। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन क्या है? A नंबर 43वां क्वेश्चन है, एस्पिरिन क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, बेंजोइल सैलिसिलिक अम्ल, क्लोरो बेंजोइल अम्ल या एंथ्रानिलिक अम्ल। तो क्या है एस्पिरिन? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, दर्दनाशक के रूप में भी इसका यूज होता है और ज्वरनाशक के यूज में भी इसका यूज होता है। कहीं पूछे कि एस्पिरिन किस काम में आता है तो आप बोलना कि दर्दनाशक के रूप में भी और ज्वरनाशक के यूज में भी, ठीक है। तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ओके। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबायोटिक दवा नहीं है? यार एक एंटीबायोटिक दवा नहीं है इनमें से, पेनिसिलिन, ऑक्सीटोक्सिन, ओफ्लोक्लासिन और टेट्रासाइक्लिन। भैया ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हमारा B नंबर है, ऑक्सीटोक्सिन यानी कि ऑक्सीटोसिन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं, समझ में आ रहा? HIV एड्स की रोकथाम के लिए किस औषधि का उपयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट है, ठीक है। कौन सी औषधि का यूज किया? ग्लिसराइड, नाइट्रेट, जीडोबुडिन और एसाइक्लोरोविल, उपयुक्त सभी। तो B नंबर जीडोबुडिन, ठीक है, ये B नंबर, ठीक है। जीडोबुडिन नाम की औषधि का यूज जो होता है वो HIV एड्स को रोकने के काम में आता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एस्पिरिन है नारकोटिक, एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशक, एंटीसेप्टिक, रोगाणुनाशक, एंटीबायोटिक। तो मैंने बता दिया पहले ही आपको कि C नंबर इज द राइट ऑप्शन, ज्वरनाशक के रूप में इसका यूज होता है। फिनोल एक अत्यधिक संक्षारक यौगिक है। फिनोल क्या है? एक अत्यधिक संक्षारक यौगिक है, लेकिन इसका 0.2% बिलियन प्रयोग लाया जाता है प्रतिजैविक के रूप में,
प्रतिरोधी के रूप में, संक्रमणहारी के रूप में, प्रतिहिस्टामिन के रूप में, तो भैया हमेशा संक्रमणहारी के रूप में इसका यूज़ होता है, ठीक है। ओके, अच्छा ड्रग्स के संश्लेषण के लिए तर्कसंगत मूल्यांकन क्या है? ड्रग्स देखिए कभी आपने, अबे दवाइयाँ ही तो ड्रग्स होती हैं, बस इतना अंतर होता है कि दवाइयाँ जो होती हैं वो एक निश्चित लक्ष्य पर अटैक करती हैं, और ड्रग्स जो होता है वो पूरे माइंड पर, पूरे दिल दिमाग सब पे अटैक करता है, तो उसका हानिकारक इफेक्ट पड़ता है ड्रग्स का। जबकि दवाइयाँ जो होती हैं वो अपने लक्ष्य को ढूंढती हैं और उस पर जाकर अटैक करती है। समझ गए चीज़ को? तो ड्रग्स के संश्लेषण के लिए तर्कसंगत मूल्यांकन क्या है? जल्दी बताओ बेटे जल्दी। प्रमाण यानी कि प्रमात्रा यांत्रिकी मूल्यांकन, अणुकक्षक मूल्यांकन, अणु संबंध मूल्यांकन है, उपयुक्त सभी। डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। सब लगाओ, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा कि इसाइलोक्लोविर उपयोग में लाई जाती है, इसाइक्लोविर उपयोग में लाई जाती है प्रति विषाणु दवा, एंटी एंजिनल दवा, एंटी फंगल दवा, प्रतिरोधी दवा, तो इसका ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, प्रति विषाणु दवा, ठीक है। ओके चलिए 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सल्फा ड्रग्स है? सल्फापायराजीन, सल्फापायरिडीन, सल्फा यानी कि सल्फा गुआनिडीन और उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से सल्फर ड्रग, सभी नाम एक ही हैं ये, ठीक है। ये डी नंबर, उपयुक्त सभी, ठीक है। ओके सर, ओके। चलिए उस औषधि का नाम बताइए जो मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग होती है। यार ये तो सबको पता कि मलेरिया के उपचार के लिए कुनेन नाम की कोई औषधि होती है। देखना ज़रा इसमें है, इसमें नहीं दे रखी है, चलो छोड़ो। उस औषधि का नाम बताइए जो मलेरिया के उपचार के लिए यूज़ होती है। ब्रूफेन, एस्पिरिन और क्लोरोक्विनोन और पैरासीटामोल। सी नंबर क्लोरोक्विन, ठीक है, ये इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। हटाओ। ब्रेक नियम किस समीकरण द्वारा दिया जाता है? एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ढूंढो कहाँ पे है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। शायद ये जो आपकी यूनिट है ना, सॉलिड स्टेट यूनिट 4, ये बड़ी सिंपल यूनिट है। इसके जितने भी क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे वो सब आप कर दोगे, लेकिन जो दवाइयों वाला जो हिसाब है ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, क्योंकि दवाइयों के नाम याद करने, उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ने वाला आपको। बाकी इस यूनिट के सारे क्वेश्चन आप कर दोगे, देखो ना मानने हो तो। अच्छा, घन्य क्रिस्टल प्रणाली में निम्नलिखित एकक सेल आयाम है? तो सबके सब बराबर होते हैं। कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, क्योंकि घन्य क्रिस्टल दे रखा है ओनली। तो डायरेक्टली आप लगाओगे इसका ए नंबर पे, ठीक है, बेझिझक ए नंबर पे लगाओ। ओके ठीक है। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस, कांच अगर दे रखा है तो बढ़िया है, हाँ ठीक है, ए नंबर दे रखा है, इसमें कांच पे लगा दो। ओके। एक अंतःकेंद्रित घन्य किनारे ए में एक आयन की त्रिज्या क्या है? एक अंतःकेंद्रित है, अंतःकेंद्रित समझते हो ना, BCC अंतःकेंद्रित, हाँ BCC है, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि जो R का मान होता है वो होता है √3a/4, √3a/4। प्रूव करके भी यही आता है। X, Y और Z अक्ष पर दिए गए अंतःखंड 3a, 6b और 2c तल के मिलर इंडाइसिस है 362, 213, 231, 263। तो 362 है, तो ए नंबर इज द राइट ऑप्शन इसका, ठीक है। ओके सर। अच्छा, नमक की संरचना में N+ आयन की समन्वय संख्या कितनी होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो NaCl या रोक सल्ट आ जाए तो Na+ और Cl- आयन दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा कौन सा? 6 वाला ढूंढ लो, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन है, ये आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना BCC, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि अंतःकेंद्रित घन्य, ठीक है, इस पे टिक लगाओ ए नंबर पे। ओके सर, कह दे रहा हूँ ये बड़ा सिंपल पेपर आता है इसका। अच्छा, सममिति तत्व है, जल्दी बताओ। सममिति तत्व है, सममिति तल, सममिति अक्ष, सममिति केंद्र या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, डी नंबर पे आप टिक लगाओ। आ रहा कितने इजी क्वेश्चन है, चलिए अब देखते हैं। अच्छा, टेफ्लॉन एक उदाहरण है। लो सब चैप्टर 7 का आ गया हमारा, ये बहुलक वाले चैप्टर आ गया, चैप्टर 7 से पहले वाले चैप्टर का है, चैप्टर 6 का शायद मेरे ख्याल से। जल्दी बताओ बेटे, निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि टेफ्लॉन एक उदाहरण है। विषम बहुलक, समबहुलक और योगात्मक बहुलक, ए और सी दोनों। तो समबहुलक भी, विषम बहुलक भी। यार ए और बी दोनों, ए और सी दोनों होंगे, तभी तो कह रहा हूँ विषम बहुलक नहीं होता, योगात्मक बहुलक होता है और समबहुलक होता है, ठीक है। ये ए और सी दोनों होते हैं, ये डी नंबर। बताओ, विषम बहुलक आने फिरा दिमाग में। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? रबड़ कहीं आ जाए ना तो समझ जाए ना वो प्राकृतिक बहुलक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, बेझिझक इस पर टिक लगा दो, सेल्यूलोज, ठीक है। और बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है ये, यानी कि बहुलकों में सबसे अधिक मात्रा में सेल्यूलोज प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ऐसा मान लो। नायलॉन सिल्क डेक्रोन है,
प्लास्टिक फाइबर रेसा है ये, इंस्टॉल मोर, और इनमें से कोई नहीं, फाइबर रेसे होते हैं सबके सब, ये नाइलॉन वगैरह सब फाइबर रेसे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है? एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग। बेकेलाइट ढूंढ लो, कहीं है बेकेलाइट्स में, देखो, हाँ ये हैगा, ठीक है, ये ऑप्शन हैगा बेकेलाइट का, ठीक है। नाइलॉन 6, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, बेकेलाइट। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, हिंदी में आ सकता है ताप, अरे पता नहीं क्या नाम होता है हिंदी में, ताप दृढ़ बहुलक, ऐसे ही पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 63 हो गया, 64 देख लेते हैं। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप बहुलक का मोलेकुलर वेट फाइंड कर सकते हो। ओसामोमीटरी, प्रकाश प्रकीर्णन विधि, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, उपयुक्त सभी। तो इसका डी नंबर, सभी विधियां इसका यूज होती है, ठीक है। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, सिल्क, चमड़ा, नाइलॉन। नाइलॉन जो होता है ना वो एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, वो हम बनाते हैं क्रेप्रोलैक्टम, इसकी इकाई होती है जिससे ये नाइलॉन 6 बनता है, ठीक है। और ये संघनन बहुलक होता है एक, ओके। अच्छा, जिगलर नाटा उत्प्रेरक है ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सर, ढूंढ लो कहाँ पर है, इसमें कहाँ पर है, ये वाला है R3Al, बी नंबर इसका, R3Al बी नंबर पर टिक लगा दो, अपना आप लग गया, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिगलर नाटा का हर साल एक क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलता। अच्छा, क्वेश्चन 67 है हमारा। जो बहुलक के बारे में सही नहीं है, जो बहुलक के बारे में सही नहीं है, तो बहुलक में कोई अवेश नहीं होता। अरे वाह। बहुलक की श्यानता कैसी होती है? अधिक होती है। अरे वाह। बहुलक प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। अरे वाह। बहुलक में कम आणविक भार होता है। वाह वाह, क्या बात है भाई, इसका डी नंबर राइट है। बहुलक में कम आणविक भार होता है। अच्छा, बहुलक में कम आणविक भार होता है। अरे यार, जो बहुलक के बारे में सही नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, डी नंबर है। देखो, बहुलक का जो आणविक भार होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें क्या बोला उसने कि यार आणविक भार कम होता है गलत नहीं, बहुलक के बारे में ये तो सही नहीं है। प्राकृतिक बहुलकों के लिए बहु विक्षेपण सूचकांक होता है, एक होता है, ठीक है, ये भी टिक लगा लो। थर्मोप्लास्टिक बहुलक होते हैं, रेखीय बहुलक होते हैं, ठीक है, इनमें भी टिक लगा हुआ आपसे करके। अच्छा, 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बहु विक्षेपण सूचकांक को परिभाषित किया जाता है MW/Mn, MW/Mn की फॉर्म में, ठीक है। इसमें यार n और m से मल्टीप्लाई भी तो होनी थी, फॉर्मूला गलत लिखा है इसमें। नियोप्रीन रबड़ एक बहुलक है, क्लोरोप्रीन का, ब्यूटाडाइन का, आइसोप्रीन का, स्टाइरिन का। तो क्लोरोप्रीन का बहुलक जो होता है ना वो नियोप्रीन होता है, या नियोप्रीन बहुलक का जो एकलक होता है वो क्लोरोप्रीन होता है, ऐसे बोल सकते हो आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 हम देख लेते हैं। योग बहुलीकरण कहलाता, जल्दी बताओ। पद वृद्धि बहुलीकरण, श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण, और सम बहुलीकरण, और सह बहुलीकरण। तो योग बहुलीकरण कहलाता है श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण, क्योंकि एक, जैसे आपको पॉलीथीन बनानी है ना, तो पॉलीथीन जब बनानी है आपको, तो उसमें एक अणु प्लस दूसरा अणु प्लस तीसरा अणु प्लस चौथा अणु, ऐसे डॉट 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 डॉट, जब n अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो श्रृंखला बन जाती है ना, लंबी श्रृंखला बन जाती है, ऐसा बोलते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन 15 है हमारा, क्वेश्चन 73 आ गया हमारा। निम्न में से कौन सा एक पॉली एमाइड है? एक पॉली एमाइड है, और वो कौन सा जिसमें एमाइड बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि ये वाला बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड NH, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होता है वो संघनन बहुलक में ज़्यादा पाया जाता है। देखते हैं हमारा कौन सा संघनन बहुलक है। तो रेयन हो गया, टेरिलीन हो गया, ऑर्लोन हो गया, और नाइलॉन। तो नाइलॉन इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। यही हमारा क्या है, पॉली एमाइड बहुलक होता है। टेरिलीन या डेक्रोन एथिलीन ग्लाइकोल का संघनन बहुलक है। टेरिलीन जो होता है या डेक्रोन, एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल और टेरिथैलिक अम्ल, टेरिथैलिक अम्ल, तभी तो नाम रखा इसका टेरिलीन, तो टेरिथैलिक अम्ल। तो कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन तो अपने दिमाग में आप जबरदस्ती ले आया करो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये वाला होना चाहिए, ठीक है नहीं। चलिए आप आगे देखते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। गड्ढा यानी कि गड्ढा पर्चा है। पॉली ब्यूटाटाइलिन, ठीक है, आइसोब्यूटाइलिन, और सिस पॉली आइसोप्रीन, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन एंड पॉली इथाइलिन। तो ट्रांस पॉली आइसोप्रीन इज ए राइट ऑप्शन, सी नंबर 75 का, ठीक है। अच्छा, 76वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है? जल्दी बताओ। डाइसैकेराइड सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी तो सबके सब हैं। लैक्टोज भी है, माल्टोज भी है, सुक्रोज भी है, तो डी नंबर पे लगा हुआ आप भी। अच्छा, 77वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी शर्करा फीलिंग विलयन परीक्षण नहीं रहती है? तो भैया ये क्वेश्चन ऊपर ही पूछा गया था अभी कि कौन सी शर्करा फीलिंग विलयन परीक्षण नहीं देती है, तो वो एक ही है, सुक्रोज। ढूंढो कहाँ पे है सुक्रोज, ये हैगा सी नंबर, मिल गया ये हैगा सी नंबर। जब ग्लूकोज को फीलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तब उत्पन्न उपक्षेप होता है।
फेलिक विलयन को गर्म किया जाता है, तो जब फेलिक विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है हमारा ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है, और Cu2O, ए बी नंबर, ठीक है। ओके सर, ओके। यानी कि पेंटापेप्टाइड में कितने पेंटापेप्टाइड है तो उसमें कितने पेप्टा बंद होते हैं, कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। आप बना के देखना। यदि किसी एमिनो अम्ल का समविभव बिंदु 6 है तथा पीएच मान 3 है तो एमिनो अम्ल पर आवेश होगा धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन और कुछ नहीं। तो आवेश होगा धनात्मक, समविभव बिंदु 6 है और पीएच मान 3 है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया भाई हमारा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हिप्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र है C9H10NO3, जल्दी बताओ। तो यहीं पे टिक लगा दो एक, बिना सोचे समझे, ठीक है। ए नंबर पे टिक लगा दो, C9H9NO3। ये क्या है बेटा, ये हिप्यूरिक अम्ल का क्या है, आणविक सूत्र है। ओके सर, ओके। चलिए 82वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए में उपस्थित ग्वानिन में कौन सा हाइड्रोजन बंध बनाता है? डीएनए में उपस्थित ग्वानिन जी के साथ में सी बॉन्ड बनाता है ना, तो C4 क्या हो गया, साइटोसिन। तो सी नंबर हमारा इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। और 3 सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये बात आपको पता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर हमारा 83 आ गया। मंद विघटन पर निम्नलिखित अम्ल देता है, ध्यान देना, मंद विघटन पर न्यूक्लिक अम्ल देता है क्षार, अम्ल, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। मंद विघटन पर न्यूक्लिक अम्ल देता है, ठीक है, ये देता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ओके ओके। अच्छा राइबोसैकेराइड होते हैं टेट्रायोस, पेंटोज, हेक्सोस, तो भैया ये पेंटोज होते हैं। जितने भी राइबोसैकेराइड होते हैं सब पेंटोज होते हैं। क्रिस्टल में सममिति केंद्रों की संख्या होती है, क्रिस्टल में सममिति केंद्रों की संख्या होती है हमेशा 1 होती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा। देखो 2 क्वेश्चन, ये पेपर थोड़ा फटा हुआ था। NaCl क्रिस्टल जालक की इकाई में उपस्थित अणुओं की NaCl क्रिस्टल जालक की इकाई में पता नहीं कौन सा ऑप्शन होगा, नाइलॉन 6। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, 2 क्वेश्चन मिल नहीं पा रहे हैं। बेकेलाइट है, जल्दी बताओ बेटे बेकेलाइट क्या है। बेकेलाइट हमेशा जो है वो भैया एक थर्मोसेटिंग बहुलक होता है। इसमें ढूंढ लो कहाँ पे, हाँ यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये बी नंबर, ये सी नंबर लगाओ। बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, ठीक है। अच्छा फॉस्फॉर्म का सूत्र क्या है, ये तो आता हर साल, ये फॉस्फॉर्म जो है ना ये तो हर साल आता है, N3P3 यानी कि N3P3 और NH3 का NH3 खाली यानी कि NH का होल थ्राइस, ठीक है। ओके, ये डी नंबर पे टिक लगा हुआ आप, फॉस्फॉर्म का सूत्र जो आता है। अच्छा पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की मूलभूत इकाई है NPCl2, कहाँ है इसमें NPCl2, ये है, ठीक है, ये है NPCl2। ओके सर, ओके। अच्छा NPCl2 का होल थ्राइस की पिरिडिल क्राफ्ट अभिक्रिया में पिरिडिल होना चाहिए था। बेंजीन द्वारा विस्थापित क्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, जल्दी बताओ। बी नंबर 4 होती है, ठीक है, बी नंबर 2 होती है, ठीक है। NPCl2 का होल थ्राइस की पिरिडिल क्राफ्ट अभिक्रिया में बेंजीन द्वारा विस्थापित क्लोरीन परमाणुओं की संख्या 2 होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 92 है। फॉस्फीन के PCl भाग से Cl परमाणु का विस्थापन किस क्रियाविधि द्वारा होता? फॉस्फीन के PCl भाग से क्लोरीन परमाणु का विस्थापन किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो वो होता है SN2 द्वारा, ठीक है। अधिकांश रिएक्शन की क्रियाविधि SN2 पर आधारित होती है। जहाँ भी हेलोजन एटम आपको मिलता है SN2 पे, SN1 पे बहुत कम होती है, ना के बराबर। चलिए निम्न में से किस में एस्टर बंद होता है? तो एस्टर बंद उसी में होता है जो संघनन बहुलक होगा, ब्यूना S, टेरिलीन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट। तो ये टेरिलीन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिगलर नाटा बहुलीकरण उत्प्रेरक है। ये तो भैया जिगलर नाटा तो हर साल आते ही आता है, इसमें तो कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। तो वह है हमारा ये वाला सी नंबर, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई एथिल एल्युमिनियम। अच्छा 95 में क्वेश्चन है। वेकेलाइट में फिनोल से कौन सा यौगिक जुड़ता है? वेकेलाइट में फिनोल से कौन सा यौगिक जुड़ता है? फिनोल प्लस फार्मेल्डिहाइड। ढूंढो कहाँ फार्मेल्डिहाइड ये आएगा, ठीक है, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है? सिल्क, DNA, DDT एंड स्टार्च। तो बेटा इसमें जो DDT है ना, ये P डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, तो ये जो DDT होता है यही क्या हमारा बहुलक नहीं है, ठीक है। सह बहुलक का उदाहरण है पॉलीप्रोपाइलीन, नाइलॉन 66, ये तो है नहीं किसी की। सह बहुलक का उदाहरण है पॉलीप्रोपाइलीन, नाइलॉन 66, PVC एंड टेफ्लॉन। तो यहाँ पे नाइलॉन 66 जो है ना राइट ऑप्शन है इसका, सह बहुलक होता है ये। ओके, जो अलग अलग क्रियात्मक समूह से मिलकर बनते हैं ना, यानी कि ऐसे यौगिक, यानी कि ऐसे बहुलक जो अलग अलग क्रियात्मक समूह वाले एक अलग अणुओं से मिलकर बनते हैं,
ठीक है, वो हमारे क्या कहलाता है, वही हमारे सहबहुलक होते हैं। ठीक है, और जो समान एकलक अणुओं वाले क्रियात्मक समूह से मिलकर बनते हैं वो हमारे समबहुलक होते हैं। अच्छा ठीक है, सहबहुलक का उदाहरण है नाइलॉन 66, राइट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा बेट रंजक है? बेट रंजक जो है वह इंडिगो होता है। ठीक है, आप ए नंबर पर टिक लगाएं। अच्छा, ये हमारा फिर से आ गया, देखो यदि आप बोल सकते हो, यदि प्रकाश का अवशोषण 435 से 480 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के पास में होता है, तब कैसा रंग उत्पन्न होता है? 435 से 480 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के पास में होता है, तब कैसा रंग उत्पन्न होता है? तो इसका सी नंबर है, हरा पीला रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, और बाकी हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एजोरंजक है? तो बाकी 100 वाला जो नंबर है हमारा, देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, कंगो रेड पे लगाना आप। निम्नलिखित में से कौन सा एजोरंग है? तो कंगो रेड जो होता है वो एक एजोरंजक होता है। ठीक है, तो बी नंबर पे टिक लगा देना। और जो आपका, चलिए मैं अभी 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, अभी 1 मिनट रुको। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एजोरंजक है? तो कंगो रेड जो होता है ना वो एक एजोरंजक है, इसमें बी नंबर पे आप टिक लगा देना। ठीक है, बाकी सी नंबर ये ऊपर वाले का है। ठीक है, हरा पीला। तो इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन क्या होते हैं, करने होते हैं। ठीक है, अब आप सोच लो, आप दिमाग लगा लो कि यार ये पेपर मुझे तैयार करना है नहीं करना है। ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कल पेपर है आपका, और आज इस पेपर को अगर आपने तैयार कर लिया, इस प्रैक्टिस सेट को, तो 100% इनमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रहे हुए मिलेंगे। समझ गए? चलिए इस मॉडल पेपर को तैयार कर लो अच्छे से, और तैयारी करो बढ़िया करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।